कृष्णादा, ओ कृष्णादा, कृष्णादा, अरे घाघरे में घुसल रहिएगा, महाराज की निकलवो कीजिएगा। लेट भी हो रहा है, गीता दीदी के पास भी जाना है। अरे के है? अरे कन्हैया तो अरे का गुल करत रे? अरे कृष्णादा, आज सोमवार है। तो सोमवार तो का भेला? सोमवार के हम डमकच कर गईला कि झूमर कर गईला, का कर गईला हम? अरे आप भी ना कृष्णादा, हम कुछ भी बोलेंगे ना तो हम पे खखुएबे कीजिएगा। अरे हमको लगा कि सोमवार का दिन है तो आज हो आप गीता दीदी के पास जाइएगा। अरे तो के मालूम न खा बुच्चू, हमार प्रमोशन हो जा हो। आज से सोमवार का जो कार्यक्रम कृषि दर्शन कर हम नहीं वो हमके शुरू करे के हो। और गीता दी? अब गीता दीदी आवे घर तो पर कि हमके बुझाला कि अब आवे के चाहिए, जान ले। हाँ तो का बोल? तो तब आप बोलना का है कृष्णादा, तो कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए फिर। हाँ तो कार्यक्रम शुरू कर जाती हो। तो किसान भाई बहन मन रौर मन के बहुत बहुत जोहार। कृषि दर्शन इस कार्यक्रम में रौर मन के स्वागत है। और हमरे जानब खबरें खेती की है। अरे दादा, किसान भाई बहन, इसके अंतर्गत आप देखिएगा मंडी भाव, कृषि तकनीक, मौसम की जानकारी और भी बहुत कुछ। हाँ नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुई विधि द्वारा गेहूं की खेती करने पर मिलेगा प्रोत्साहन राशि। आलू की फसल को पाला से बचाएं। पाउडर रूपी दवा का छिड़काव बेहतर तरीके से करता है डस्टर। अनाजों के उत्पादन और किसानों के कल्याणार्थ राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से कृषि निदेशालय की एक महत्वपूर्ण योजना है सुई विधि द्वारा गेहूं की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना। इस योजना के तहत सुई विधि से गेहूं की खेती करने पर 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सुई विधि गेहूं उत्पादन की ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य विधि द्वारा खेती करने की तुलना में गेहूं की दोगुनी उपज प्राप्त होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान गेहूं उत्पादन के लिए सुई विधि को अपना सकें, इसके लिए कृषि निदेशालय झारखंड की एक योजना द्वारा सुई विधि से गेहूं की खेती करने पर किसानों को 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। ठंड का मौसम अपने चरम पर है, जिस कारण राज्य के कई भागों में आलू की फसल में पाला पड़ने की संभावना है। पाला के कारण आलू की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगा रखी है, वे अपने फसल को पाला से बचाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। जैसे ही ठंड बढ़ती है तो बढ़ते हुए ठंड के प्रभाव के कारण आलू में पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है और बीमारी लगने के लक्षण भी अधिक आते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा ये सलाह है कि वो प्रति सप्ताह आलू की हल्की सिंचाई अवश्य करते रहें और जिन किसान भाइयों को आलू 40 से 45 दिन का हो गया हो वो 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। हमारे झारखंड प्रदेश में कई प्रकार के चारे की फसल लगाई जाती है, जिनमें से एक है बरसीम। बरसीम घास की भी कई प्रजातियां होती हैं। आइए जानते हैं वर्तमान समय में बरसीम की कौन से प्रभेद की खेती करना बेहतर होगा। रबी में लगाई जाने वाली चारा फसलों में बरसीम हमारे यहाँ प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। बरसीम के प्रभेदों में वरदान नामक प्रभेद अच्छी उपज देने वाली होती है। इसके 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 700 क्विंटल तक उपज पाई जा सकती है। किसान भाई जो किसान अपने खेत में बरसीम घास नहीं लगाए हो, अभी भी जो है ना बरसीम घास की मस्काबी प्रजाति की है उसको आप लगा सकते हैं, इस जो कि काफ़ी उपज देती है। किसान भाइयों, धान की कटनी कई जगहों पर हो चुकी है और कुछ स्थानों पर कटाई कार्य चल रहा है। कटाई के बाद धान के भंडारण में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उचित तरीके से भंडारण नहीं होने से धान में कई प्रकार के कीटों के लगने की संभावना रहती है, जो कि काफी नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं धान का भंडारण हम कैसे करें।
अभी किसान की कटनी हो रही है। कटनी के बाद सभी किसान भाई धान को अपने घर में खाने के उपयोग के लिए रखते हैं। सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन भी बोरे का चुनाव वो धान को भंडारण के लिए करें, उस बोरों पर वो कीटनाशक दवा मेलाथियान का छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें कीड़ा लगने की संभावना कम हो। और जिस स्थान पर वो धान रखा जाना है उस स्थान पर भी अगर वो मेलाथियान नामक पाउडर को अगर छिड़क देंगे तो वहाँ से बीमारी और कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों पर लगने वाले कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसल पर पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को आसानी से करने के लिए किसान बंधु इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद नहीं होती और पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। पहले बाप दादा लोग जो खेती करते थे उसमें खर्चा ज़्यादा होती थी, आमदनी कम होती थी, लेकिन आत्मा से जोड़कर और जो वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती झारखंड अलग होकर आत्मा आई है, उस समय से हर चीज़ में कम खर्चा में अच्छा तरीक़ा से धान की खेती हो चाहे और रबी फसल की खेती हो, यही सब बता के किसानों को बहुत लाभदायक हो रही है। सही ढंग से किसान करे तो माने बाहर की पलायन छोड़कर माने एक नौकरी की तरह करे तो 8 घंटा नहीं, मैं तो कहता हूँ 4 घंटा भी जो सुबह और शाम करे तो आराम से दिन में वो 250 से 300 रुपया माने कमाई कर सकता है और अच्छा आमदनी कर सकता है। और अब एक नजर राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में चावल और गेहूं सरीखे अनाजों के भाव पूर्ववत रहे। दलहनी अनाजों के मूल्यों में पिछले दिनों के बनिस्बत थोड़ी तेजी देखी गई। सब्जी मंडियों की बात करें तो हरी सब्जियों के भाव में नरमी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए और प्याज न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, आपने खबरें खेती की अंतर्गत में देखा ये विशेष जानकारी, लेकिन अब हो चला है छोटे से विराम का समय। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम लौट के तुरंत आते हैं। जब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ, तो किसान भाई बहन मन, संदेश के बाद फिर से रौरे मन के बार स्वागत है। अरे दीदी आ गए। जोहार दीदी। अरे किसान कन्हैया भैया, जोहार। जोहार जोहार जोहार। कैसा चल रहा है आप लोगों का? बहुत बेस्ट। और सुनू, रात जानकारी ले कितने किसान भाई बहन इनकम जमा करके रख सके देखू। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप लोग तो देख रहे हैं अभी कितनी ठंड बढ़ गई है। हाँ दीदी, शाम के अगर कोई काम से अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है ना, तो सचमुच हाथ पैर तो एकदम अकड़ जाता है दीदी। तो सोचिए मुर्गियों का क्या हाल होता होगा इस ठंड में। का मतलब दीदी? हम जान के लिए रे कन्हैया, हम जान के लिए। का दादा? दीदी आज मुर्गी कर आवास व्यवस्था कर बारे में जानकारी लेके आए हो। बिल्कुल सही। हमारे मुर्गी पालक किसान भाइयों को ठंड के मौसम में मुर्गियों की खासी ध्यान रखनी चाहिए, उनके आवास व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। तो इसी जानकारी के लिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय के पास और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष जी। ठंड के मौसम में मुर्गी पालक अपने मुर्गियों की आवास व्यवस्था को लेकर सचेत हो जाते हैं, क्योंकि मौसम के बदलाव से मुर्गियों का अगर रहन सहन ठीक ना हो तो मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे रानीखेत, टुनकी, झुपनी, उमड़ी और कुड़कुड़िया रोग प्रमुख हैं। इनसे बचने के लिए मुर्गी पालकों को कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आवास प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। मुर्गी पालक भाई जो गांव देहात में रखते हैं, अंडा के लिए रखे हुए या घर के पिछवाड़ा मुर्गी पालक कर रहे हैं, तो जाड़ा में जैसे उन लोगों का कहना रहता है किसान भाई का कि सेमल में फूल खिलता है तो टुंडकी, झुपनी, उंगनी या कुड़कुड़िया बीमारी होता है मुर्गी में, या मुर्गी सब जो है ना वो मर जाती है सर, हाँ मरने लगती है। तो उस समय तो उसका उपाय हो नहीं पाता है। अभी ही जो है मुर्गी पालक भाई, आप अपने मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए इसका टीका आता है, आप टीका लगवाएं तो इससे जो है ना टुंडकी, झुपनी, उंगनी, कुड़कुड़िया रोग से बचाव होगा। और ये या तो पीने के पानी में जो है ना उसको ये रानीखेत लसोटा स्ट्रेन टीका आता है, तो पीने के पानी में भी किसान भाई अपने मुर्गी को 3-3 महीना पर देते रहेंगे तो ये बीमारी नहीं होगा, टुंडकी, झुपनी, उंगनी। ये मुर्गी पालकों को सलाह दी जाती है कि फार्म को ऊंचे स्थान पर बनाएं, जिससे फार्म में नमी की मात्रा को संतुलित किया जा सकता है। नमी की मात्रा कम होने से बहुत सी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। फार्म की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। बिछावन के लिए 6 इंच मोटी अखबार या लीटर का प्रयोग करें। जब भी आप फार्म वगैरह बनाते हैं तो पूरब से पश्चिम लंबाई, उत्तर दक्षिण चौड़ाई रखनी चाहिए। और दूसरा चीज़, जब जगह के चुनाव करेंगे तो उसके लिए जो है आप ऊंचा स्थान का चुनाव करें, चूँकि ऊंचा स्थान रखेंगे तो वहाँ पर आसपास में जो है ना नमी की मात्रा कम होती है, फार्म के अंदर नमी की मात्रा कम जाती है, जिससे जो है मुर्गी के जो बिछावन होता है, लीटर जो होता है वो भींगता नहीं है, नमी कम होता है और मुर्गी जो रहती है सब तो उसको बीमारी नहीं होता है। नहीं तो नमी बढ़ जाने से खूनी दस्त वगैरह बीमारी ज़्यादा होता है, तो उससे बचाव होता है। लीटर भींगता भी नहीं है, ज़्यादा दिन तक जो है ना उसका ये होता है। सही तापमान पर मुर्गियों का पालन सही तरीके से होता है। उसके लिए फार्म में बल्ब जलाकर रखें। पहले सप्ताह में चूजों के लिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री तथा तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में मुर्गियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बड़ी मुर्गियों के लिए 75 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान फार्म में रखनी चाहिए। जाड़ा के दिन में जो
व्यवस्था है मुर्गी फार्म का, उसमें छोटा बच्चा जिसे ब्रूडिंग करते हैं, जिसको लालन पालन बोलते हैं, तो बच्चा जब आता है तो उसके लिए नीचे बिछावन वगैरह 6 इंच मोटा बना के, सूखा बिछावन, उसके ऊपर अखबार बिछा के ब्रूडर गार्ड से घेर के और ब्रूडर लगा के उसके अंदर 24 घंटा पहले रूम को गर्म कर लेते हैं। अगला दिन जब बच्चा आता है तब जो है उसको उस रूम के अंदर ब्रूडर के नीचे रखते हैं, तो बच्चा में ठंड नहीं लगती है। ठंड लगने से जो है ना बच्चा आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, और जो दब गया एक बार तो वो अधिकांशतः मर ही जाता है। तो इसलिए ठंड से बचाने के लिए जो है ये इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए कि 24 घंटा पहले बिछावन सही कर ले, अखबार बिछा दे उसके ऊपर और ब्रूडर गार्ड से घेर के अंदर में ब्रूडर लगा के बल्ब जला दे, जिससे रूम जो है गर्म हो जाएगा। अन्यथा बच्चा आने के बाद यदि आप ऐसा करेंगे तो 24 घंटा में रूम गर्म होगा और तब तक बच्चा जो है ये आपका जो है मृत्यु होने लगेगा। तो इससे बचाव होगा। दूसरा चीज़ कि ये तो हुआ छोटा बच्चा के लिए। बड़ी मुर्गियाँ जो है सब जाड़ा के दिन में ठंड लगने से जो है वो आपके दाना ज़्यादा खाएगी सब और शारीरिक वजन कम आएगा, तो आपको मुनाफा कम मिलेगा। तो इसके लिए जो है सही तापमान की व्यवस्था रखें रूम के अंदर कि वो 75-80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा के लिए है कि प्रथम सप्ताह में ब्रूडर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा हफ्ता आपको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा हफ्ता ये 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा हफ्ता में जो है 75-80 के बीच में रहता है, जिससे समान ताप में वो अपना कोई विशेष उसमें दाना का खपत नहीं होता है और सामान्य रहता है। छोटे स्तर पर 30 से 40 मुर्गी पालन के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री भी अच्छा विकल्प है। इसके लिए घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर 12 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा फार्म बना सकते हैं। आजकल जो है हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं बैकयार्ड पोल्ट्री, यानी घर के पिछवाड़ा मुर्गी पालन के लिए, जो दिन भर चढ़ती है खुला रूप से और शाम में जो है घर में आ जाती है। तो उनके लिए भी जो है ना 30-40 मुर्गी यदि पालना है तो ये 12 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा, 5 फीट ऊंचा, इस तरह का जो है बना के किनारे में खिड़की लगा दे और उसमें जो है 30-40 मुर्गी आसानी से पाल सकते हैं। तो ऐसा करें, इससे क्या है कि वो मुर्गी चढ़ के अपना अंडा ज़्यादा देती है। अक्सर आप लोग किसान भाई जाड़ा के दिन में बिछावन के नीचे, आप अपने खटिया के नीचे जो होता है चारपाई देहात वगैरह में वो लोग रखते हैं, तो वैसा नहीं रखना चाहिए। इससे बीमारी वगैरह ढोक लाती है सब मुर्गियाँ और मनुष्य में भी या मुर्गी पालक में भी बीमारी होती है। तो इससे जो है ना रोके, इस गतिविधि को अलग शेड बना के उसके अंदर रखें। किसान भाई मुर्गियों का सही तरीके से आवास प्रबंधन अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुर्गियों को नुकसान होने से बचा सकते हैं तथा आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। कैसी लगी आपको ये सब जानकारियाँ? बहुत बेस दीदी, बहुत बेस। लेकिन दीदी हम चना की खेती लगाए हुए हैं, लेकिन हमको बहुत डर लगता है दीदी, कहीं इसमें रोग बीमारी न घुस जाए। अरे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, बस इसमें रोग और कीट प्रबंधन की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, सुन कन्हैया, इकर जानकारी ले तो के हम लेकर चला थियो अपन विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. राघव जी के पास, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद जी। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आप सब खेती बाड़ी का काम करते हैं, प्रमुख फसलें लगाते हैं, उन्हीं में मुख्य रूप से दलहनी जो फसलें हैं उनमें चना की फसल का काफ़ी महत्व है और काफ़ी मात्रा में उनकी खेती आप करते हैं। किसान भाइयों, चना की फसल में रोग और उसमें कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं हजारीबाग होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र, और यहाँ हमारे साथ है यहाँ इस केंद्र के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. राघव साहब। राघव साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो चना की फसल होती है उसमें रोग आदि का प्रकोप
कितना मात्रा में होता है? देखिए, चना की फसल रबी के मौसम में झारखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फसल है दलहनी फसलों में। नंबर एक बात है कि जो भी हमारी धान की फसल कटने के बाद जो भी नमी होती है उस नमी में इस फसल को लिया जा सकता है, लेकिन चूँकि इसमें दो समस्याएं अधिकतर आती हैं। वैसे तो झारखंड में सभी किसान भाई मुख्यतः चने को दाल के लिए नहीं लेते हैं, फली के लिए लेते हैं, लेकिन इसमें जो समस्या सबसे ज़्यादा आती है वो एक उखटा की समस्या आती है। जब खेत में पानी भर जाता है या बीज उपचार न करने की वजह से या रोग रोधी जो वैरायटी हैं उनका चुनाव न करने की वजह से इसमें उखटा की बीमारी की समस्या आती है। और नंबर 2 इसमें आता है फली बेधक। तो जो फली बेधक है उसका प्रकोप भी इसमें बहुत अधिक होता है और उस फली बेधक के कारण इसकी गुणवत्ता भी खराब होती है और उपज पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई ऐसा देखे, ऐसा लक्षण देखे, तो इससे बचाव के लिए वो क्या करें? इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग जब भी फसल को लगावें तो बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार के लिए चना में किसान भाई क्या कर सकते हैं कि एक FIR विधि होती है। FIR में फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड, R से राइजोबियम। तो फंजीसाइड में अगर किसान भाई बावस्टीन नामक एक दवा आती है, कार्बेंडाजिम, जो बावस्टीन के नाम से बाज़ार में मिलती है, वो 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है बीज की दर से हम लोग लें फंजीसाइड। और इंसेक्टिसाइड में हम लोग अगर क्लोरोपाइरीफॉस या फिर इमिडाक्लोपिड का अगर हम लोग 2 ml प्रति लीटर की दर से अगर हम लोग प्रयोग करें, और राइजोबियम के लिए चूँकि दलहनी फसल है और इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता पाई जाती है, ये वातावरण की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थापित करती है, तो उसमें भी उसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए राइजोबियम से भी अगर हम इसका उपचार करेंगे तो इससे रोग से और कीड़ों से लड़ने की क्षमता में इसकी वृद्धि हो जाती है और क्रॉप तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कीड़े का प्रकोप हो जाता है और बीमारी का प्रकोप हो जाता है तो उसके लिए हम लोग किसान भाई को कहते हैं कि प्रजाति का चुनाव जैसे कि जो झुलसा, इसमें एस्कोमाइटिस जो झुलसा लगता है उससे बचाव के लिए इसमें कुछ वैरायटी हैं। BG 256, जो BG 256 वैरायटी है, उस वैरायटी का अगर किसान भाई चुनाव करेंगे तो उससे बचा जा सकता है। और एक दूसरी इसमें बीमारी लगती है विल्ट, जिसमें पूरा पौधा हमारा सूख जाता है। और वो पौधा सूखने के कई कारण है, या तो उस जगह मिट्टी में पानी भर जाता हो, या वो जो बीज हम लोग प्रयोग करते हैं उस बीज की प्रमाणिकता नहीं हो, वो अच्छी तरीके से आनुवंशिक रूप से पूरा ठीक नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी भी लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास है एक तो अवरोधी है और एक उदय है, एक पूसा 362 है। ये वैरायटी किसान भाई बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। अगर इनका चुनाव करके लगाएंगे तो कुछ हद तक तो इनसे बचा जा सकता है। ये तो सही आपने बताया कि अगर सही बीज का चुनाव किया जाए और बीजोपचार समुचित रूप से किया जाए तो इन रोग से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जिन दवाओं का आपने नाम लिया वो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है? हाँ, जो दवाओं का मैंने नाम लिया है वो दवाएं बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। और इन दवाओं के छिड़कने के क्रम में मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि जनरली जब भी हम लोग फसल का बचाव करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही कीड़े का प्रकोप हम लोग देख लेते हैं तुरंत हम लोग दवा छिड़कने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस कीड़े के खेत की हमको निगरानी बराबर रखनी चाहिए। और अगर 5 पौधों में से एक पौधे में अगर एक पिल्लू हमको दिखाई दे तभी हमको दवा छिड़कने की प्रक्रिया की तरफ जाना चाहिए। अगर प्रति 5 पौधा एक पिल्लू अगर है, उससे ज़्यादा है, अगर एक पिल्लू है तो वो नेचुरल तरीके से भी वो कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर प्रति 5 पौधा अगर एक पिल्लू है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दवाएं आती हैं जैसे कि क्विनालफॉस या प्रोफेनोफॉस, इन दोनों दवाओं का 2-2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर अगर हम लोग छिड़काव करेंगे अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद, तो मिट्टी में जो भी अंडे या इसके जो छोटे छोटे लार्वा हैं वो मर जाएंगे। अगर बच जाते हैं, और जब सबसे ज़्यादा समस्या इसमें आती है जब चने में फूल आता है और फली बनती है, तो जो फली बनती है उसमें जो इसका हेलिकोवर्पा जिसको हम लोग बोलते हैं कीड़े को, वो फली में अंदर प्रवेश कर जाता है और आधा अंदर प्रवेश कर जाता है, आधा फली से बाहर रहता है। उस कंडीशन में किसान भाई जब दवा का प्रयोग करने के लिए जाते हैं तो बहुत महंगी दवाएं और अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, और उस कंडीशन में दवाओं का स्प्रे करने से कोई लाभ नहीं होता। उसके लिए अगर हम लोग फूल आने की अवस्था में ही अगर हम लोग एक दवा आती है
इंडोक्सकार दवा का 500 ml प्रति लीटर 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम लोग घोल बनाकर 200 से 250 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे तो उस दवा से इसका बहुत हद तक सफल नियंत्रण किया जा सकता है चने के बारे में। लेकिन ये दवा बाज़ार में आसानी से उपलब्ध भी है। अगर कहीं कहीं नहीं मिलती है तो किसान भाई जो भी हमारे दवा विक्रेता हैं उनसे अगर अनुरोध करते हैं तो ये दवा वो उपलब्ध करा देते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने सही बताया कि अगर इनका उपचार, इनका छिड़काव प्रारंभिक अवस्था में किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फूल आने के बाद समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। फूल आने के बाद समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे फूल आने से पहले किसान भाई को देसी उपचार भी अपना सकता है। देसी उपचार में जैसे कि हमारे आसपास नीम के पौधे हैं, नीम के पौधे की जो फली है उसको अगर हम लें तो 5 kg जो नीम के पौधे की जो फली है उसकी गुठली की अगर हम 5 kg गुठली लें और वो 10 से 12 लीटर पानी में हम लोग उसको पीस कर उसको फूलने के लिए छोड़ दें तो 3 दिन बाद जब वो उसका सारा फूल जाएगा, रस सोख लेगी, उस रस को अगर हम लोग निचोड़ कर 1 एकड़ में उसका अगर हम लोग छिड़काव करें तो जो कीड़े की जो प्राथमिक अवस्था है, जो प्रथम अवस्था है छोटी वाली, वो आसानी से कंट्रोल भी हो सकती है और दवाओं का जो रासायनिक दवाओं का हम लोग सर्वाधिक उपयोग करने लगे हैं उससे भी बचा मिलता है। क्योंकि जितने भी ये सूंडी वाले जो कीड़े हैं इनके साथ क्या समस्या आती है कि अगर हम सही दवा का चुनाव न करें तो इनमें उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और एक बार जब इस चना की सूंडी अगर प्रोटीनिशियस अगर दाना बन जाता है, उसको अगर खा लेती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी कड़ी में अगर किसान भाई चाहें तो एक आता है NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेट वायरस, जो कि जैविक कीटनाशी है। उसका 250 ml दवा का अगर किसान भाई छिड़काव करे प्रति हेक्टेयर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर तो बहुत सफल तरीके से इस सूंडी का नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों को इसके साथ साथ मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि हम लोग जो चना की खेती करते हैं, हम लोग चना की खेती करने के साथ साथ इसमें मिश्रित फसलों का भी समावेश करें। मिश्रित फसलों में जैसे कि चने के साथ हम लोग इसमें धनिया लगा सकते हैं, चने के साथ हम लोग इसमें सरसों लगा सकते हैं, चने के साथ इसमें हम लोग तोरिया लगा सकते हैं। अगर इन मिश्रित फसलों को हम लोग लगाते हैं तो जो बीमारी और जो कीड़े चने की फसल में लगते हैं उनका प्रकोप कम किया जा सकता है। और ये जो फसलें मैंने बताई हैं जैसे कि धनिया हैं या आपकी सरसों हैं, इन फसलों के साथ क्या है कि जो हमारे मित्र कीट हैं वो अधिक आकर्षित होते हैं। तो जो हमारे मित्र कीट हैं वो जब अधिक आकर्षित होंगे तो जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको खाने के लिए वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तो प्राकृतिक तरीके से भी इस नियंत्रण हो सकता है और साथ ही साथ फसल चक्र का भी समायोजन ठीक रहेगा और किसान को एक अतिरिक्त आमदनी भी इस फसल से हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब आपने चना की फसल में रोग, उससे बचाव और कीट प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो किसान भाई बहन आज के लिए इतना बहुत है क्या कहने बा? हाँ दादा, लेकिन कृषि संबंधी और भी जानकारी के लिए आप हमें खत भी लिख सकते हैं। तो हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, दातू रोड, रांची, और हमारी पिन कोड संख्या है 834001। तो इसी के साथ मुझे किशन भैया और कन्हैया भैया को इजाजत दीजिए। जोहार।